स्वागत है स्टूडेंट्स आप सभी का आज के इस लेक्चर में। और आज हम लोग आगे बात करने वाले हैं कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। पढ़ाई कर रहे थे हम लोग जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे। आज उसके आगे के जो कॉन्सेप्ट्स हैं दैट अगर सपोज करो कि आपको कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन में एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है या फिर काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना है तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे। साथ ही साथ अगर बॉडी कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन कर रहा है तो उस केस में हम लोग उसकी एक्सेलरेशन को कैसे देखते हैं, किस तरह से निकालते हैं। एंड बहुत सारे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जिसमें कि बॉडी का कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन अगर हो रहा है तो उसके सवाल कैसे हमें सॉल्व करना है, इन सब की चर्चा आज के इस लेक्चर में होगा। और आप अंत तक बने रहिए। अगर आपने इसके पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ज़रूर चेक करें, आपको लिंक मिल जाएगी जिसमें आप इसके पहले के लेक्चर्स को देख सकते हैं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। अगर आपके कोई कॉमेंट्स हैं तो आप ज़रूर कॉमेंट कर सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सो एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रिजिड बॉडी इन कंबाइंड रोटेशन एंड ट्रांसलेशन। कंबाइंड रोटेशन या फिर ट्रांसलेशनल मोशन अगर चल रहा है तो उस केस में बॉडी की एंगुलर मोमेंटम कैसे निकाली जाती है। तो सबसे पहले ध्यान दो यहाँ पर दैट कि आपकी जो बॉडी है वो रोटेशन भी कर रही है, यानी कि घूम भी रही है, और साथ ही साथ वो बॉडी आगे भी मोशन कर रहा है। तो इस केस में सबसे अच्छा तरीका ये है दैट अगर आप एंगुलर मोमेंटम यहाँ निकालना चाहते हो सो एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम ऑफ रोटेशन, एंगुलर मोमेंटम ऑफ रोटेशन प्लस एंगुलर मोमेंटम ऑफ ट्रांसलेशन। ओके, ये आप ऐड कर दो अलग अलग निकाल के। तो सपोज करो हमें यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम जो चाहिए सो एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ निकालना है हमें। एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ के अबाउट अगर हम लोग एंगुलर मोमेंटम यहाँ पर निकालना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो ध्यान से देखना दैट अगर आप ओ के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालना चाहते हो, जैसा कि इस डायग्राम में ये जो पॉइंट ओ है इसके अबाउट हमें एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है। और ये आप देख पा रहे हो यहाँ पर बॉडी जो है ये ओमेगा से रोटेशन कर रहा है, साथ ही साथ इसका सेंटर ऑफ मास की भी कुछ वेलोसिटी है जो कि है v0 आगे की तरफ। और जिस पॉइंट के अबाउट आप एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना चाहते हो उस पॉइंट से जो दूरी है सेंटर ऑफ मास की वो है r0। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करो कि ट्रांसलेशनल वाला एंगुलर मोमेंटम लिखने की कोशिश करो। सो ट्रांसलेशनल एंगुलर मोमेंटम आप अगर लिखते हो तो आप सिंपली लिखोगे mr क्रॉस v। ये पढ़ाया था मैंने आपको कि mr क्रॉस v लिखते हैं जब हमें ट्रांसलेशनल एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना होता है। एंड अगर आप निकालना चाहते हो रोटेशनल वाली एंगुलर मोमेंटम तो आप वहाँ पर लिखोगे LR इज इक्वल्स टू I इंटू ओमेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू ओमेगा जो आपकी एंगुलर वेलोसिटी है वो। दैट मीन्स आपका एंगुलर मोमेंटम जो आ जाएगा वो आ जाएगा L रोटेशनल I ओमेगा प्लस MR क्रॉस V। ये आपको दे देगा एंगुलर मोमेंटम जब भी आप कंबाइंड ट्रांसलेशनल या रोटेशनल मोशन चल रहा है। तो हमेशा याद रखना बच्चों कि सबसे पहले रोटेशनल की एंगुलर मोमेंटम निकाल लेना, आप ट्रांसलेशन की एंगुलर मोमेंटम निकाल लेना और उन दोनों एंगुलर मोमेंटम को ऐड कर देना है। अब इसी कॉन्सेप्ट पे एक साधारण सा प्रश्न हम लोग सवाल देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर है कि एक सर्कुलर डिस्क है, सर्कुलर डिस्क लेनी है आपको जिसकी मास है m और रेडियस है r, इज सेट इनटू मोशन ऑन ए हॉरिजॉन्टल फ्लोर। ठीक है, ये डायग्राम भी यहाँ पर दिया हुआ है, आप इसको भी कंसीडर कर सकते हो। दैट सर्कुलर डिस्क है जिसकी मास स्मॉल m, वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास यहाँ v दिखाया गया है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे घूमता हुआ आगे जा रहा है और जो घूमने का स्पीड है मीन्स एंगुलर स्पीड जो है वो है ओमेगा, और ओमेगा है v/r, यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि ये क्लॉकवाइज में कुछ इस तरह से ऐसे घूम रहा है।
ठीक है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द डिस्क अबाउट पॉइंट O ऑफ द डिस्क। मतलब कि ये जो पॉइंट है जिस पे कॉन्टेक्ट सरफेस के साथ, जिस पॉइंट पे कॉन्टेक्ट सरफेस के साथ O पॉइंट बना रहा है, इस पॉइंट के अबाउट आपको एंगुलर मोमेंटम यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है। सेम वही कॉन्सेप्ट लगेगा जो अभी तुम्हें पढ़ाया गया है, दैट कि सबसे पहले यहाँ पर देखो कि अगर आपको एंगुलर मोमेंटम चाहिए तो ये मोशन है कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशन मोशन। तो इस केस में आप पहले एंगुलर मोमेंटम निकाल लो, रोटेशनल वाली कितनी होगी और एंगुलर मोमेंटम ट्रांसलेशनल वाली कितनी होगी, और दोनों को ऐड कर दो, तुम्हारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा। तो सपोज देखो वेक्टर का कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ यूज़ नहीं कर रहे बिकॉज हमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड पूछा गया है टोटल एंगुलर मोमेंटम का, इस वजह से। तो सिंपली आप लिखो L इक्वल्स टू L रोटेशनल प्लस L ट्रांसलेशनल। L रोटेशनल हो जाएगा I इंटू ओमेगा, और I इंटू ओमेगा में आप ध्यान से यहाँ पर देखना दैट कि आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना लिखना है, और ओमेगा तो क्वेश्चन में गिवन है दैट ओमेगा आप V/R ही लिखोगे। तो यहाँ पर जो I हो जाएगा, ये I आपका सेंटर ऑफ मास के अबाउट ओमेगा से ये रोटेट कर रहा है। ये ओमेगा जो है आपका किसके अबाउट है, तो ये ओमेगा जो है आपका सेंटर ऑफ मास के अबाउट है। तो इस ओमेगा की वैल्यू है V/R, और I इसका सेंटर ऑफ मास के अबाउट हो जाएगा, डिस्क है तो mr²/2। तो I के जगह पर रख दो mr²/2 और ओमेगा के जगह पर रख दो V/R। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 1/2 इंटू m इंटू V इंटू R। ओके, यहाँ पर आपका रोटेशनल एंगुलर मोमेंटम आ चुका है। नेक्स्ट हमारा होगा कि ट्रांसलेशनल एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना, तो वो भी बहुत आसान है। सो ट्रांसलेशनल एंगुलर मोमेंटम हो गया mr क्रॉस v। सो mr परपेंडिकुलर v भी लिखा जा सकता है। कैसे, ये पिछले क्लास में मैंने डिस्कस किया था, ज़रूर देखना उसे, ठीक है। सो m इंटू r परपेंडिकुलर बोले तो ये O के अबाउट हमें देखना है, तो O से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वेलोसिटी का, R वेक्टर कुछ ऐसे हो जाएगा। तो ये रेडियस है और ये 90 डिग्री है। सो यहाँ पर आप कैपिटल R इंटू वेलोसिटी यहाँ पर लिख सकते हो। तो आपका ट्रांसलेशनल एंगुलर मोमेंटम आ चुका है, आपका रोटेशनल एंगुलर मोमेंटम भी आ चुका है। अब सिंपली क्या करना है दैट हमें उन्हें ऐड करना है। तो टोटल एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा हाफ mvr प्लस mvr, मीन्स एलसीएम ले लो 2 + 1 3 mvr/2। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक तुम्हारा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोलिंग बॉडी। मतलब कि रोलिंग बॉडी बोले तो वो रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन का कॉम्बाइंड मोशन है। एंड काइनेटिक एनर्जी जैसे आपने अगर ट्रांसलेटरी मोशन में पढ़ा होगा तो हाफ mv² लिखते हो, और रोटेशनल मोशन में क्या लिखते हो, रोटेशनल मोशन में क्या हो जाता है, तो रोटेशनल मोशन में होता है हाफ I ω²। अब यहाँ पर बात आती है कि अगर बॉडी का मोशन रोलिंग है, कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन है, तो उस केस में हमें क्या लिखना है, उस केस में हम लोग काइनेटिक एनर्जी का कौन सा फार्मूला जो है वो यूज़ करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर ध्यान से देखो, तुम्हें बताया जा रहा है दैट काइनेटिक एनर्जी कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल में अगर चाहिए तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन करना पड़ेगा। और काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन क्या पढ़े हो, हाफ mv², एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन क्या पढ़े हो, सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन इज इक्वल्स टू हाफ I ω²। तो इनको ऐड करना होगा। साथ ही साथ ये रोलिंग बॉडी है तो आप यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल टू ओमेगा इंटू R यूज़ कर सकते हो। तो ये वाला जो इक्वेशन है ये आपका बन जाएगा हाफ I इंटू ओमेगा के जगह पे V/R, मीन्स V²/R², ये आपका आ जाता है। तो चलो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन दैट इज हाफ mv² प्लस हाफ रोटेशन का हाफ I
वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ओके, अब क्या करो, अब यहाँ से हाफ वी स्क्वायर देखो कॉमन दिख रहा है हमें, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कर देंगे m प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर। ओके, ठीक है, आप चाहो तो इसे रेडियस ऑफ जायरेशन के टर्म्स में लिख सकते हो, i इक्वल्स टू एम के स्क्वायर होता है, तो इसके टर्म्स में भी लिख सकते हो। तो हाफ वी स्क्वायर, यहाँ पर आप देखो हाफ वी स्क्वायर एम प्लस एम के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, जो कि हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये आ गया। बट आपको जो याद रखना है, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? याद ये रखना है कि अगर आपने यहाँ पर क्या किया, तो आपने ओमेगा को रिप्लेस कर दिया, बट आपको जितने भी बुक्स हैं उसमें आपको ये ओमेगा ना रिप्लेस करके ये वी को रिप्लेस करके दिखाएगा। तो मैं थोड़ा और डिटेल में यहाँ पर जाना चाहता हूँ। जैसे सपोज करो मैं तुम्हें जो बताने जा रहा हूँ यहाँ पर, कि अगर सपोज करो कि जो मोशन था उसमें आपने k इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर, वी को रख दिया ओमेगा आर, तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ से ध्यान दो दैट आप अगर हाफ ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लेते हो तो यहाँ पर आपको हो जाएगा एम आर स्क्वायर प्लस आई, ठीक है, ये समझ रहे हो। तो ये जो आई प्लस एम आर स्क्वायर, ये कुछ जाना पहचाना पैरेलल एक्सिस थ्योरम में जो फार्मूला आपने पढ़ा था उसके टाइप से कुछ लग रहा है। जैसे कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम में आपने पढ़ा था आई अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल्स टू आई अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस एम डी स्क्वायर, ये आपने पढ़ा था, ठीक है। तो आप यहाँ पर सपोज करो कि एक डिस्क ले लो, है ना, एक डिस्क ले लो। पहले तो आप इस तरह से, एक एग्जाम्पल है ना, एग्जाम्पल में आप कुछ भी स्फीयर भी ले सकते थे। तो आपने सपोज एक डिस्क ले लिया और ये जो है इस ग्राउंड के अबाउट ये रोलिंग कर रहा है, ठीक है, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, और ये हो गया ओमेगा इसका रोटेशनल एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर स्पीड, ठीक है। तो ये पॉइंट मान लो आपकी ओ पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ना यहाँ पे, ये ओ पॉइंट है, ठीक है। आप इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना लिखोगे, तो 1/2 डिस्क है ना ये, तो आप इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखोगे हाफ इंटू एम आर स्क्वायर। और अगर आप चाहो तो इसको यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर सकते हो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा करके, तो आपको एम डी स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा। मीन्स आई में अगर आप ये जो आई है हाफ एम आर स्क्वायर, अगर आप इसमें ये ऐड कर देते हो एम डी स्क्वायर, डिस्टेंस कितना आर है ना, तो ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओ के अबाउट आ जाएगा, ठीक है। किसके अबाउट आ जाएगा? ओ के अबाउट आ जाएगा। तो जब बॉडी इस तरह से रोल करता हुआ आगे जा रहा है, तो यहाँ पर ये आई प्लस एम डी स्क्वायर, ये आई सी ओ एम हो गया और ये हो गया एम डी स्क्वायर, मतलब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको ओ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के अबाउट मिला। तो कहने का मतलब जो सबसे इंपॉर्टेंट और अधिक महत्वपूर्ण फॉर्मूला है वो ये है कि काइनेटिक एनर्जी जब भी कंबाइंड ट्रांसलेशनल और रोटेशन मोशन होगा, तो आप सिंपली लिख सकते हो हाफ आई अबाउट ओ इंटू ओमेगा स्क्वायर, वेयर आई अबाउट ओ कहने का मतलब क्या है, तो आई अबाउट ओ इज दी पॉइंट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, अबाउट दी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। दोनों तरीके मैंने आपको बता दिया। वैसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो सेकेंड वाला तरीका, ये इम्पॉर्टेंट है और यही आपको ज़्यादातर बुक्स में मिलेगा। तो कहने का मतलब हुआ कि सबसे पहले मेरी बात ध्यान से सुनना कि जैसे मोमेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी अगर सिर्फ और सिर्फ रोटेशनल मोशन में लिखी जाए तो होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी अगर आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेटरी मोशन में लिखा जाए तो होता है हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ पर हमने देखा कि हमने दोनों मोशन को कंबाइंड लेके चला, ट्रांसलेटरी और रोटेशनल मोशन को, और फिर फाइनली एक कंक्लूजन पे आए दैट कि वो होता है हाफ आई नॉट ओमेगा स्क्वायर। तो ये तो आपका
एक तरह से जो आंसर यहाँ पर निकल रहा है, ये जो आंसर यहाँ पर आया है, तो ये तो काइनेटिक एनर्जी सिर्फ रोटेशनल मोशन का है। तो इससे ये कंक्लूजन होता है कि किसी भी रोलिंग मोशन अगर कहीं पर दिख रहा है आपको, बॉडी अगर रोलिंग मोशन कर रहा है, तो उसको प्योर रोटेशनल मोशन माना जा सकता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट O के अबाउट। ठीक है, मतलब कि अगर कहीं पर भी आपको इस तरह से रोलिंग मोशन होता हुआ दिख रहा है, कंबाइंड ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन में जो रोलिंग मोशन होता हुआ दिख रहा है, तो उस केस में आप किसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अबाउट लिख रहे हो काइनेटिक एनर्जी ½ तो ये तो प्योर रोटेशनल मोशन का काइनेटिक एनर्जी है। तो इससे हम लोग ये कंक्लूड करेंगे कि दिस मोशन कैन बी कंसिडर्ड एज प्योर रोटेशनल मोशन अबाउट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, because in rolling motion the point of contact is always at rest, means it doesn't slip with respect to the ground के रेस्पेक्ट में देखे जाने पर जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसका स्लिपिंग जो है वो नहीं होता है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो हम लोग ये कंक्लूड करेंगे यहाँ पर कि इस वाले मोशन को, इस वाले रोलिंग मोशन को प्योर रोटेशनल मोशन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट O के अबाउट मानने में कोई हर्ज नहीं है। नेक्स्ट जो सवाल है यहाँ पर कुछ इस तरह से दिया हुआ, मैं पहले क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ कि एक यूनिफॉर्म रॉड कहने का मतलब कि उसकी मास थ्रू आउट जो है कांस्टेंट है। कितनी मास है? m मास है उसकी, और कितनी लेंथ है? तो a लेंथ है। लाइज ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन, मतलब कि प्लेन इस तरह से है, ठीक है, इस तरह से है, और इस पे रॉड जो है ना ऐसे रखा हुआ है हॉरिजॉन्टली, एंड ए पार्टिकल ऑफ मास m। अभी एक पार्टिकल लिया जिसका मास m है और वो मूव करता हुआ आया है कितने स्पीड से? तो v स्पीड से। यहाँ देखना, टू द लेंथ ऑफ द रॉड स्ट्राइक इट एट ए डिस्टेंस a/4, मतलब कि जो रॉड हॉरिजॉन्टल प्लेन पे इस तरह से रखा हुआ था, इस तरह से जो प्लेन हॉरिजॉन्टल प्लेन पे जो रॉड जो है रखा हुआ था, इस पे आकर के एक पार्टिकल टकराता है, परपेंडिकुलरली टकराता है। कितना डिस्टेंस पे? a/4 फ्रॉम द सेंटर। जो सेंटर पॉइंट होगा उससे a/4 डिस्टेंस पे जाके वो टकराएगा एंड स्टॉप्स आफ्टर द कॉलिजन, रुक जाएगा टकराने के बाद। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ द रॉड। तो जो सेंटर है रॉड का उसकी कितनी वेलोसिटी होगी, साथ ही साथ व्हाट विल बी द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रॉड अबाउट इट्स सेंटर जस्ट आफ्टर द कॉलिजन। ये दो क्वेश्चन है, तो चलो फिर देखते हैं कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर ये मेरी बात को ध्यान से सुनना कि अगर आपका नेट एक्सटर्नल फोर्स कहीं पर नहीं लग रहा है, मीन्स नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है, तो आप कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम करा सकते हो। ये न्यूटन के सेकेंड लॉ में आपको पढ़ाया गया था, दैट फोर्स इक्वल्स टू dp/dt। तो अगर आपकी फोर्स एक्सटर्नल 0 है, दैट मीन्स द मोमेंटम इज कांस्टेंट, लीनियर मोमेंटम इज कांस्टेंट। एंड साथ ही साथ इस वाले डायग्राम में ये भी तुम्हें दिख रहा है कि यहाँ पर कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है। तो जब आपकी नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है, नेट एक्सटर्नल टॉर्क 0 है, तो आप यहाँ पर लीनियर मोमेंटम का भी कंजर्वेशन करा सकते हो और एंगुलर मोमेंटम का भी कंजर्वेशन करा सकते हो, बिकॉज हमने यहाँ पर रॉड और पार्टिकल दोनों को सिस्टम माना है। आई बात समझ में? तो सिस्टम हमारा जो है उससे पहले डिफाइन करो कि किसे मानना है, सिस्टम किसको लेना है। तो सबसे पहले जो सिस्टम हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं ना, ये सिस्टम हमारा रॉड है और उसके साथ साथ जो पार्टिकल है वो भी हमारा सिस्टम है। तो रॉड एंड पार्टिकल बोथ आर द सिस्टम। तो यहाँ पर नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या हो गया? F एक्सटर्नल क्या हो गया? 0। टॉर्क एक्सटर्नल भी क्या हो गया? 0, क्योंकि किसी पॉइंट के अबाउट हिंज तो किया हुआ है नहीं। अभी हिंज वाले क्वेश्चन भी मैंने तुम्हें पिछले क्लासेस में बताए थे, तो उसे ज़रूर जाके वॉच करो। तो फोर्स एक्सटर्नल 0 हो गया, टॉर्क एक्सटर्नल भी 0 हो गया। तो फोर्स एक्सटर्नल, टॉर्क एक्सटर्नल 0 है, तो लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन और एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन तो करा ही सकते हैं ना।
तो इस वजह से यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन होगा दैट द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ द रॉड। तो देखो सबसे पहले लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन करा दो। कंजर्वेशन ऑफ, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, तुम भी लिखते चलना, बाकी बाद में रिवीजन करने में आसान हो। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं पहले तो, ठीक है। सो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम जब करेंगे तो इनिशियल मोमेंटम शुड बी इक्वल टू द टोटल फाइनल मोमेंटम। शुरुआत के दौर में अगर बात करें तो कोलिजन से जस्ट पहले पार्टिकल केवल चल रहा था, रॉड जो है रेस्ट पे था, तो केवल और केवल पार्टिकल के पास ही मोमेंटम है, रॉड के पास कोई भी मोमेंटम नहीं है। तो इनिशियली जो बात होगी तो टोटल इनिशियल मोमेंटम अगर देखी जाए तो शुरुआत में तो केवल और केवल पार्टिकल चल रहा था जिसकी मास m थी, वेलोसिटी v थी। फाइनली रॉड जाने लगा, मास m और वेलोसिटी मान लो मैं नहीं पता, तो यहाँ से बहुत इजीली जो है ना वेलोसिटी आप निकाल लोगे mv/m, ये बहुत इजीली आ जाएगा, इसमें कुछ सोचना नहीं है। तो सेकेंड पार्ट में कहा जा रहा है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रॉड जस्ट आफ्टर कोलिजन, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रॉड अबाउट इट्स सेंटर जस्ट आफ्टर कोलिजन। तो देखो इसको करने के लिए हम लोग अब लगाने वाले हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो यहाँ पर लिखो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ओके। तो देखो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में आप फाइनल एंगुलर मोमेंटम और इनिशियल एंगुलर मोमेंटम को इक्वेट करोगे टोटल, है ना। तो L इनिशियल शुड बी इक्वल टू L फाइनल। L इनिशियल केवल और केवल पार्टिकल का वेलोसिटी है, मास है और कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, सेंटर ऑफ मास जो रॉड का है उससे a/4 डिस्टेंस पे है ना। तो m इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंटू वेलोसिटी v, यही फॉर्मूला होता है mvr। नेक्स्ट फाइनली जो है रॉड रोटेशन करने लगा। अब बोलोगे सर उसकी वेलोसिटी v भी तो उसमें भी mvr लिख दो। नहीं, आप इस पॉइंट के अबाउट लिख रहे हो क्या, एंगुलर मोमेंटम। तो उस पॉइंट के अबाउट अगर आप mvr लिखने जाओगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा वेलोसिटी का तो जीरो हो जाएगा ना। इसी वजह से केवल और केवल i ओमेगा लिखना है, i ओमेगा, ओके, i इंटू ओमेगा। तो i तो आप जानते हो बच्चों ml²/12 हो जाएगा रॉड का, इंटू ओमेगा इज इक्वल्स टू मास a/4 इंटू वेलोसिटी। तो यहाँ से हमें एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इक्वल्स टू मिल जाएगा 4 इंटू 3 3m/M ठीक है। और यहाँ पर जो L है वो एक्चुअल में क्या है, लेंथ ऑफ द रॉड है a, तो यहाँ पर आप उसे रख दो। सो ओमेगा इक्वल्स टू 3mAV/m जो आपको दे देगा 3mV/ma, ठीक है। ये आपका फाइनल ओमेगा जो है बहुत इजीली आ गया। तो इस तरह से अगर आप पढ़ाई करते हो ना तो आपके सारे क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स बहुत ही आसानी से बहुत इजीली क्लियर होते चले जाएंगे। तो इस वजह से तुमने देखो यहाँ पर कि हमने क्या क्या किया है, पहले सोचा, क्वेश्चन को पढ़ा, समझा, फिर देखा कि क्या लगाया जा सकता है, किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। तो ये सब तुम्हें आना चाहिए, तभी जा कर के जब जेईई मेंस या नीट की परीक्षा देने जाओगे तो वहाँ जब बैठोगे ना तो तुम्हें सोचने की जो क्षमता है वो पहले से डेवलप करके रखनी होगी, तब जा कर के वहाँ पर क्वेश्चंस तुमसे बनेंगे। ऐसा नहीं कि वहाँ जाने के बाद अपने सोचने और समझने की क्षमता बढ़ाओगे और फिर अचानक से सारा कुछ मिरेकल हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो पहले से तुम्हें ये प्रैक्टिस करना होगा, कॉन्सेप्ट समझना होगा, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए माइंड में, एंड साथ ही साथ बहुत सारे क्वेश्चंस के प्रैक्टिस भी तुम्हें होने चाहिए। ये अगला सवाल भी तुम्हारे सामने है, बहुत ही मज़ेदार और सोचने समझने वाला सवाल है। ध्यान से क्वेश्चन पहले पढ़ेंगे, उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे। एक यूनिफॉर्म रॉड लेना है जिसकी लेंथ है लैम्डा, lies on a smooth horizontal table. A particle moving on the table has a mass m and a speed v before collision and it sticks to the rod after collision. The rod has mass capital M. Then find out the moment of inertia of the system about the vertical axis passing through the center of mass c after collision. क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन समझाता हूँ तुम्हें, ध्यान से देखो। इस तरह से एक रॉड है,
अभी इस रॉड में क्या हुआ कि इसकी लेंथ आपको दी हुई है लैम्डा, इसकी लेंथ है, हॉरिजॉन्टल टेबल मतलब कि ऐसे रखा हुआ है, पार्टिकल जिसका मास m है और आ करके वो टकराता कहाँ पे है, कॉलिजन यहाँ पर मिसिंग है, मैं ऐड कर दे रहा हूँ, कॉलिजन पार्टिकल का जो होता है एट दी एंड होता है, ठीक है, एंड ऑफ रॉड, रॉड के एंड पे टकराता है। तो यहाँ पर पार्टिकल जो है कुछ इस तरह से आया, अब इस पार्टिकल की मास m है भाई, स्पीड है v, और आ करके ये जा करके यहाँ टकरा जाता है और उसमें चिपक जाता है, ठीक है। तो हाँ इसकी मास भी है कैपिटल M, ठीक है, इतना डेटा आपको गिवन है। तो टकराने के बाद क्या होगा, तो टकराने के बाद ये इसमें जब चिपक जाएगा तो इनिशियली देखो, इनिशियली अगर बात करें तो रॉड की सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, ठीक है, लेकिन जब ये दोनों टकरा जाएंगे तो कैसा डायग्राम हो जाएगा मैं दिखाता हूँ तुम्हें, ठीक है। देखो जब यहाँ पर कॉलिजन हो जाएगा तो उस टाइम पे ये यहाँ पे चिपक जाएगा पार्टिकल, और जो पार्टिकल यहाँ चिपक जाएगा उसकी मास m है और जो रॉड है उसकी मास कैपिटल M है। तो इन दोनों का सेंटर ऑफ मास अब कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो कुछ यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये आपको समझना होगा, ऐसा आपको नहीं सोचना है दैट कि जो सेंटर ऑफ मास पहले जहाँ था अभी भी वही है, उसी के अबाउट सब कुछ कर दो, आराम से निकल लो, सस्ते में निकल लो। नहीं भाई, ऐसा नहीं होगा ना। तो यहाँ पर क्या होगा कि तुम्हारा जो सेंटर ऑफ मास है पहले तो यहाँ पर है, लेकिन वो यहाँ नहीं रहेगा, बिकॉज जब पार्टिकल जा करके उसमें टकराएगा तो उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर चला जाएगा और इस पॉइंट पे सेंटर ऑफ मास हो जाएगा, और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने को कहा जा रहा है, ठीक है। तो आप ऐसा मत समझना कि हाँ यही है सेंटर ऑफ मास, ml²/12 कर दो और ये m कितना दूरी पे है तो ये λ/2 दूरी पे है तो वो कर दो आराम से, नहीं, ठीक है। उसके लिए आपको पहले ये जो कोऑर्डिनेट है इसकी पोजीशन, जो सेंटर ऑफ मास नया बनेगा उस पार्टिकल के चिपकने के बाद उसकी वैल्यू पहले निकालनी पड़ेगी। तो देखो मान लो कि ये जो लेंथ है, ये लेंथ हम लोग ले लेते हैं सपोज करो L1, और ये जो लेंथ है ये हम लोग ले लेते हैं L2। तो इतना तो पता है दैट कि λ/2 जो है वो L1 + L2 होगा, है ना, हाफ है ना, तो वो हो जाएगा, ठीक है। चलो साथ ही साथ इस पॉइंट को सपोज करो कि ये वाला जो पॉइंट है इसको हम लोग ले लेते हैं 0,0 और x सेंटर y के अलॉन्ग है, सेंटर ऑफ मास y COM इक्वल्स टू हो जाएगा m1 y1 + m2 y2 डिवाइडेड बाई m1 + m2, है ना। तो y सेंटर ऑफ मास जो 0,0 से कितना दूर है, L1 पे है, तो L1 इज इक्वल टू मास 1 इंटू कोऑर्डिनेट है 0 प्लस मास 2 इंटू कोऑर्डिनेट है L1 + L2। यहाँ में थोड़ा जगह कम पड़ रहा है, कोई बात नहीं, L1 + L2 रिपीट कर दे रहा हूँ, ठीक है, और कैपिटल M प्लस, अभी L1 + L2 क्यों लिखा, बिकॉज स्मॉल m का दूरी जो 0,0 से कोऑर्डिनेट उसका उतना ही है तो वही लिखेंगे। ओके चलो ठीक है, चलो कोऑर्डिनेट सारे के लिख दिए। अब ये देखो L1 + L2 को सिंपली तुम लिख दो, ये L1 इधर ही रहने दो और यहाँ पर लिख दो λ/2 और ये m + m पहले से। तो देखा आपने L1 आपने निकाल लिया, बहुत ईजिली निकाल लिया। अभी L2 निकालना है, तो L2 निकालने के लिए सिंपली देखो क्या करोगे, दैट L2 इक्वल्स टू हो जाएगा λ/2 - L1, सो m λ/2 m + m, ये 2 तो कॉमन है दोनों में, है ना, और यहाँ पर हो जाएगा m λ प्लस, तो कैपिटल M आ जाएगा यहाँ पे, सो कैपिटल M λ/2 m + m, ठीक है। ध्यान से देखना, थोड़ा एडजस्ट कर ले आप। ओके, तो ये L1 L2 निकालना ज़रूरी क्यों था मैं आगे बताऊंगा। तो आपने देखा कि जो नया सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ पर शिफ्ट हो चुका है, इस जगह पर शिफ्ट हो चुका है, जिसकी जानकारी हमने इकट्ठा कर ली, जो कि इस पहले वाले सेंटर ऑफ मास से L1 दूरी पे है और इस पार्टिकल से L2 दूरी पे है, ठीक है। अब आगे अगर हम लोग चलेंगे तो हमारा काम बहुत ही ईजी हो जाएगा, दैट व्हाट इज़ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट द वर्टिकल एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास C, ये C आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद जो सेंटर ऑफ मास C है उसके अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए तो कितना लिखेंगे।
ठीक है, बहुत आसानी से करेंगे। ध्यान से देखना कि यहाँ पर हमें सबसे पहले तो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो थी यहाँ इसके अबाउट कितना था, तो ml²/12 वही mλ²/12 होता है, जिसे हमें शिफ्ट करना है ml1²। पैरेलल एक्सिस थ्योरम से हमने पढ़ा था दैट आई अबाउट सी अगर निकालना है मेरे को यहाँ पर, तो आई अबाउट सेंटर ऑफ मास पता होना चाहिए और md², डी जो है दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अगर ये हम लोग कर देते हैं तो हमारा काम हो जाएगा। तो देखो एक तो इसका था ml²/12 मीन्स mλ²/12 प्लस md, डी कितना है तो L1 है, तो ये हो जाएगा m²λ²/2 m प्लस m2 मतलब कि 4 हो गया वो स्क्वायर, है ना। तो ये हो गया तुम्हारा सेंटर ऑफ मास की रॉड का सी के अबाउट। अब अगर पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास चाहिए तो आराम से m इंटू L2²। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सी अगर निकालना हो गया किसका, तो ये हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड अबाउट सी प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्टिकल अबाउट सी, ये करना पड़ेगा। तो चलो आई अबाउट सी हमारा टोटल जो है वो आ जाएगा, रॉड का तो निकाल लिया हमने, ये जो निकाला हमने किसका निकाला, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड अबाउट सी, जो कैसे निकालो तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज़ करके निकाल दिया। तो ये हो जाएगा mλ²/12 प्लस m²λ²/4 m प्लस m का होल स्क्वायर प्लस स्मॉल m इंटू L2²। तो m²λ²/4 m प्लस m² हो गया है। अब इसका थोड़ा सा काम कर लेते हैं, एलसीएम वगैरह ले लेते हैं। तो यहाँ पर एलसीएम ले लो 12 m प्लस m का होल स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा ये m प्लस m तो नहीं था यहाँ पे, इस वजह से m इंटू λ² और m प्लस m का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर 3 आ जाएगा केवल, क्योंकि बाकी सब तो है, यहाँ पर भी केवल 3 आ जाएगा। अब देखो कॉमन कुछ आ रहा है क्या, इसके बाद यहाँ ध्यान देना दैट mλ² जो है ना सब जगह से कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा m प्लस m का होल स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा 3, है ना, और यहाँ से आप स्मॉल m बाहर निकाल सकते हो। तो यहाँ पर स्मॉल m और यहाँ कैपिटल M बचेगा, ठीक है, ध्यान से करना इसको, प्लस 12 m प्लस m का होल स्क्वायर। ओके, अब देखो यहाँ पर हो जाएगा mλ² और ये m प्लस m बाहर ले लिया हमने एक, और एक इससे कैंसिल कर दिया। तो यहाँ हो जाएगा m प्लस 4m डिवाइडेड बाई 12 m प्लस m। ये फाइनल जो है ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ इस तरह से, यही हमारा आंसर आएगा। ओके, ये कर लिया तुमने। नेक्स्ट स्टेप में देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया दैट व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास सी एंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम अबाउट द सेंटर ऑफ मास आफ्टर द कोलिजन। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास सी निकालना तो बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, अभी थोड़ी देर पहले तुम्हें समझाया था इस वाले में ऐसे, ठीक है। तो वही यहाँ पर भी कर दो कि अगर तुम्हें वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास चाहिए सी, तो सिंपली कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगा दो। इनिशियली मास इनटू वेलोसिटी इज इक्वल्स टू फाइनली m प्लस m दोनों साथ में चलेगा इनटू वेलोसिटी। ये कर दो, ये मैं नहीं बता रहा बिकॉज ये अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था मैंने। तो mv/m प्लस m हो गया, साथ में चल रहे हैं, फर्क बस इतना पिछले वाले में रुक गया था, इसमें साथ में चल रहा है। ये हो जाएगा तुम्हारा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास सी। अब देखो नेक्स्ट है तुम्हारा एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम अबाउट द सेंटर ऑफ मास आफ्टर द कोलिजन। सेंटर ऑफ मास जो है यहाँ पर सी, उसके अबाउट अगर एंगुलर वेलोसिटी चाहिए तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं ले सकते, यहाँ पे है ही नहीं, तो नेट एक्सटर्नल टॉर्क क्या हो गया 0। तो यहाँ पर तुम एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन जो है अप्लाई कर सकते हो। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई करेंगे अगर सेकेंड पार्ट के लिए अगर हम लोग बनाने चलते हैं, तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे करेंगे, हमें यहाँ पर निकालना है एंगुलर वेलोसिटी। ध्यान से देखना, सिस्टम अबाउट द सेंटर ऑफ मास आफ्टर कोलिजन, सी के अबाउट एंगुलर मोमेंटम चाहिए। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम अगर बात की जाए तो केवल और केवल पार्टिकल के पास है जो कि L2 डिस्टेंस पे है और आकर के टकराता है। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा mvr, जहाँ पर r की वैल्यू L2 होगी बिकॉज c के अबाउट निकालना है।
तो यहाँ पर आप लिखोगे मास इंटू वेलोसिटी इंटू L2, ये इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू, फाइनली जो है फाइनली रोटेशन होने लगा सी पॉइंट के अबाउट ओमेगा से, मान लो घूमने लग गए, तो यहाँ पर जो ओमेगा से ये घूमने लग गए है ना, इस तरह से ओमेगा से ये घूमने लग गए, तो अब सी के अबाउट हमें लिखना है, तो इसीलिए आई अबाउट सी इंटू ओमेगा, आई ओमेगा रोटेशन वाला, तो एंगुलर इनिशियल मोमेंटम जो है mvr और ये i इंटू ओमेगा। अब देखो यहाँ पर मास इंटू वेलोसिटी इंटू L2 की वैल्यू कितनी है, L2 की वैल्यू है यहाँ पर m लैम्डा बाई 2m प्लस m, सो यहाँ पर कैपिटल M लैम्डा अपॉन 2m प्लस m, और i हमने निकाला था m लैम्डा स्क्वायर m प्लस 4m डिवाइडेड बाई 12 m प्लस m इंटू ओमेगा। अब यहाँ से ओमेगा निकालना बहुत आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर कैंसिल क्या क्या हो रहा है, देखो ये कैपिटल M कैंसिल हो जाएगा, एक लेमडा कैंसिल हो जाएगा, और m प्लस m और ये 2 इंटू 6, तो यहाँ से ओमेगा इक्वल्स टू हो जाएगा 6mv अपॉन लेमडा इंटू m प्लस 4m। ये आंसर जो है मुझे यहाँ दिख रहा है, तो ये ओमेगा की वैल्यू इस तरह से निकाल लेंगे हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट एक्सीलरेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन द सर्कमफरेंस ऑफ द बॉडी इन रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल मोशन। तो ध्यान देना तुम कि जैसे अगर ट्रांसलेटरी मोशन हो रहा है तो उसमें जो एक्सीलरेशन होता है वो ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास होता है, बट अगर रोटेशनल मोशन चल रहा है तो उसमें एंगुलर एक्सीलरेशन होता है अल्फा, ठीक है, दैट इज ड्यू टू द चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो एक एक्सेलरेशन v के चेंज से आएगा और एक एंगुलर एक्सेलरेशन ओमेगा के चेंज से आएगा। तो सपोज करो कि हम लोगों ने ऐसा रोटेशनल ऐसा कंबाइंड मोशन लिया है जिसमें कि ना हमारी वेलोसिटी चेंज हो रही है ना ही हमारी ओमेगा चेंज हो रही है, तो क्या उस केस में हमें कोई भी एक्सेलरेशन किसी भी पॉइंट का मिलेगा सरकमफेरेंस पे? तो हाँ बिल्कुल मिलेगा। जैसे कि सर्कुलर मोशन में एक एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर विच इज कॉल्ड रेडियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी कहते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हमारा जो अगर मान लो कि ऐसा सिचुएशन आता है कि ना ओमेगा चेंज हो रही है ना ही वेलोसिटी चेंज हो रही है, दोनों ही कांस्टेंट है, तो उस केस में एक एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर विच इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। कुछ इस तरह से सेंटर की तरफ हमेशा लगेगा, हमेशा सेंटर की तरफ लगेगा। तो किसी भी सरकमफेरेंस में किसी भी पॉइंट की अगर एक्सेलरेशन इसमें बात की जाए तो वो ओमेगा स्क्वायर आर होगी और केवल सेंटर के तरफ ही होगी। तो ये केस हो गया, जैसे कि यहाँ पर ये ओमेगा से रोटेशन कर रहा था, इस तरह से ओमेगा से ये घूम रहा था, तो यहाँ पर आपको केवल और केवल ओमेगा स्क्वायर आर सेंटर की तरफ दिखा देना है। नेक्स्ट पॉइंट में बढ़ते हैं कि अगर हमारी ओमेगा कांस्टेंट है बट वेलोसिटी चेंज हो रही है तो उस केस में क्या होगा। अब देखो अगर वेलोसिटी चेंज होगी तो हमारा सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेट करेगा, लेकिन ओमेगा तो कांस्टेंट है, तो इस वजह से हमारी जो वेलोसिटी है वो थोड़ी देर बाद बदल के हो जाएगी v प्लस ए टी। मान लो इनिशियली u है तो हो जाएगा u प्लस ए टी टाइम t के बाद। तो इसका ये मतलब हुआ दैट द सेंटर इज एक्सेलरेटिंग, ठीक है, मीन्स ईच एंड एवरी पॉइंट इज एक्सेलरेटिंग विद एक्सेलरेशन a। तो टाइम t के बाद हमारी जो वेलोसिटी है वो थोड़ी बदल जाती है। ओके, नाउ देखो यहाँ पर इसका फर्क क्या पड़ेगा मोशन में हमारा, जैसे कि ये तो एक्सेलरेशन हो गया ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, ओमेगा चेंज नहीं कर रही है, तो ये ओमेगा स्क्वायर आर सेंटर की तरफ लग रहा था, लगता ही रहेगा। मीन्स हर पॉइंट के लिए जो भी पॉइंट सरकमफेरेंस के लिए है, सरकमफेरेंस पे जो भी पॉइंट है उसके लिए ओमेगा स्क्वायर आर ये सेंटीमीटर एक्सेलरेशन लगेगा। साथ ही साथ हर पॉइंट का एक एक्सेलरेशन ए हो जाएगा आगे की तरफ। ये यहाँ पर अगर इस पॉइंट की बात करें तो ये ओमेगा स्क्वायर आर तो लग ही रहा था सेंटर की तरफ, लेकिन साथ ही साथ इसका एक्सेलरेशन ए जो है आगे हो जाएगा। इसमें भी आपका सेंटर की तरफ लग रहा था ओमेगा स्क्वायर आर और इसका भी एक एक्सेलरेशन ए आगे हो जाएगा। उसी तरह से इस पॉइंट की बात करें तो इसका भी एक एक्सेलरेशन ए आगे हो जाएगा और ओमेगा स्क्वायर आर इसकी सेंटर की तरफ हो जाएगी, ठीक है। उसी तरह से इस पॉइंट के लिए भी सेंटर की तरफ ओमेगा स्क्वायर आर और आगे की तरफ एक्सेलरेशन ए। तो ये फर्क पड़ा अगर हमने वेलोसिटी को कांस्टेंट नहीं रखा, हमने उसको कुछ एक्सेलरेशन दे दिया, तो इस तरह से हर सरकमफेरेंस के हर पॉइंट की जो एक्सेलरेशन है वो आगे की तरफ हो जाएगी और ओमेगा स्क्वायर आर जिधर लग रहा था उधर ही लगता रहेगा।
नेक्स्ट में हम लोगों ने क्या किया दैट कि ओमेगा को चेंज करा दिया लेकिन वेलोसिटी को रख दिया कांस्टेंट। ओमेगा चेंज करा दिया लेकिन रख दिया वेलोसिटी को कांस्टेंट। अब ओमेगा चेंज करेगा तो एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा, और एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किस तरफ होगी, जैसे कि देखो आपने v इक्वल्स टू ओमेगा आर पढ़ा है ना, उसी तरह से आप ये लीनियर वेलोसिटी होती है, एंड इसको अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो ये हो जाता है a इक्वल्स टू अल्फा आर, मीन्स द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू अल्फा आर। ठीक है, किसी भी पॉइंट की जो लीनियर वेलोसिटी होती है वो ओमेगा आर होती है, और उसकी जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होती है वो अल्फा आर होती है। तो यहाँ पर क्या होगा दैट कि हमारी जो ओमेगा चेंज होगी, मान लो कुछ टाइम के बाद वो हो गई ओमेगा प्लस अल्फा टी, तो ये जो है ये ओमेगा के चेंज होने से यहाँ पर हमें कुछ अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पर मिलती है, जिसकी वजह से हमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मिलेगा। तो किसी इंस्टेंट पे मान लो हमारी जो एंगुलर स्पीड, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, तो ओमेगा स्क्वायर आर तो आपका सेंटर के तरफ ही लगेगा। अब किसी पॉइंट का एक्सेलरेशन ए आगे की तरफ आपको नहीं लेना, बिकॉज वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट है, चेंज नहीं कर रही है। ओमेगा के चेंज होने की वजह से टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा, जो किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट के तरफ होगा, किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट की तरफ होगा, किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट की तरफ होगा, किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट की तरफ होगा। इस तरह से अल्फा आर आएगा, और ओमेगा स्क्वायर आर आपका सेंटर के तरफ था, सेंटर की तरफ अभी भी लग रहा है, ओमेगा स्क्वायर आर अभी भी लग रहा है। लेकिन हाँ, ओमेगा की वैल्यू थोड़ी देर बाद हो सकती है बदल जाए, तो ये ओमेगा स्क्वायर आर भी बदल जाएगा, लेकिन वो सेंटर के तरफ ही लगेगा। और एक यहाँ पर ओमेगा के चेंज होने से एक एक्स्ट्रा जो आ गया है एक्सेलरेशन, दैट इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और वो टेंजेंट के अलोंग लगेगा। सर्कमफेरेंस में किसी भी पॉइंट की बात की जाएगी तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन टेंजेंट के तरफ लगेगा। तो ये हो गई बात कि सिचुएशन जब ओमेगा वेरिएबल हो और वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट हो। अब एक सिचुएशन हो सकता है जिसमें कि हम लोगों ने ओमेगा और वी दोनों को वेरिएबल करा दिया, मतलब अब दोनों में से कोई भी कांस्टेंट जो है नहीं है। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, अगर ओमेगा भी वेरिएबल है और वेलोसिटी भी वेरिएबल है, दोनों वेरिएबल है, तब क्या होगा। तो ध्यान से देखो कि यहाँ पर आपको फाइनल ओमेगा कुछ हो सकती है, चेंज होने के बाद ओमेगा प्लस अल्फा टी हो जाए, लेकिन हमारी जो सेंटर ऑफ मास है उसकी वेलोसिटी भी थोड़ी देर बाद बदल जाएगी, यू प्लस ए टी हो गई। तो इसमें आपका देखो क्या क्या आ जाएगा, एक तो जो सर्कमफेरेंस में किसी भी पॉइंट की एक्सेलरेशन, एक तो आपका आगे की तरफ आएगा ड्यू टू चेंज इन दी वेलोसिटी, एक ओमेगा स्क्वायर आर तो सेंटर के तरफ लगेगा, और एक अल्फा आर भी आएगा ना, क्योंकि अब ओमेगा भी चेंजिंग है। तो फाइनल डायग्राम में आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर आपका एक एक्सेलरेशन ए आगे की तरफ होगा, ओमेगा स्क्वायर आर सेंट्रीपिटल सेंटर की तरफ होगा, और अल्फा आर टेंजेंट की तरफ होगा। तो फाइनली जब आप बात करोगे तो किसी एक पॉइंट की एक्सेलरेशन ए आगे ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी, ओमेगा स्क्वायर आर ड्यू टू रोटेशन, एंड अल्फा आर ड्यू टू चेंज इन ओमेगा, तो ये तीनों आ गए। उसी तरह से इस पॉइंट की बात करो तो अल्फा आर टेंजेंशियल आगे, एक्सेलरेशन ए भी आगे, और ओमेगा स्क्वायर आर अंदर। उसी तरह से इस पॉइंट की बात करो तो अल्फा आर इस तरह से पीछे, क्यों, क्योंकि ऐसे घूम रहा है तो अल्फा आर टेंजेंशियली पीछे लगा, ओके, एक्सेलरेशन ए आगे लगा, और ओमेगा स्क्वायर आर सेंटर की तरफ लगा। उसी तरह से इस पॉइंट की बात करो तो ए तो आगे लगा, ओमेगा स्क्वायर आर सेंटर की तरफ लगा, और अल्फा आर जो है वो टेंजेंशियली लगा। तो इस तरह से जो है ना तुमने एक्सेलरेशन के बारे में जाना। तो होप कि आप लोगों ने ये लेक्चर को एंजॉय किया होगा। अगर आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया और अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह से बहुत सारे लेक्चर्स आपके लिए लेकर के आते रहें, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। और अगर आपके कोई भी डाउट्स रह गए हैं तो आप कॉमेंट करके ज़रूर पूछें, आपको इंस्टेंट रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे वीडियोज़ को, एंड विश यू ऑल द बेस्ट, एंड एज ऑलवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग।